जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज, जो दोस्तों 2023 की लेटेस्ट है। ये दोस्तों लेटेस्ट 2023 का घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। बीपीएससी के स्पेशल लिए, बिहार पीसीएस के लिए स्पेशल है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और ये दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर यानी कि 67वीं बीपीएससी से लेकर 40-42 बीपीएससी तक इसमें प्रश्न दे रखे हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में दोस्तों हमने पहले से ही एक क्लास कंप्लीट कर ली है। आधुनिक भारत का इतिहास में पहले से एक क्लास कंप्लीट कर ली है, जो आज की हमारी दूसरी क्लास है। हमने प्राचीन भारत का इतिहास कर लिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी कर लिया है। साथ ही हम भारतीय राज्य व्यवस्था को भी लेकर चल रहे हैं, इसकी भी हमने क्लास अपलोड कर दी है। चलिए दोस्तों देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हमने 100 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। आज हम अगले 100 प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं 100 प्रश्न अगले। देखिए यहाँ तक हमने 100 प्रश्नों को पूरा कर लिया था। जो आज का हमारा प्रश्न है वो है 101वां प्रश्न। देखिए प्रश्न है हमारा 101। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। याद रखिएगा, एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन, जो नारी आंदोलन है वो किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ये ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखिए अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा सही संयोजन सही है? यानी कि दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए। यंग इंडिया की जो स्थापना है वो किसने की थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। लोकहितवादी जो संस्था है उसकी स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो आप सभी को इसका क्रम पता होना चाहिए। तो दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना ये की थी दोस्तों आत्मारंग पांडुरंग ने। यंग इंडिया की स्थापना ये की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने। लोकहितवादी संघ की स्थापना ये की थी गोपाल हरि ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ज्योतिबा फुले ने। और दोस्तों रहनुमाई मजदेशन ये इसकी स्थापना की थी नौरोजी फुरदोजनी ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में। तो याद रखिएगा, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या हुआ था? 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 में प्रतापगढ़ में चलाया गया था किसानों द्वारा नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पंजाब की भूमि हस्तांतरण है, वह अधिनियम आया था 1900 में। कब आया था दोस्तों? सन 1900 में। देखिए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरण होना समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य था। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था देखिए दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। जो दोस्तों लगान आता था उसको नगद में परिवर्तन करना, ये इसका दोस्तों एक आंदोलन का मतलब था, यानी कि इसका उद्देश्य था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 107। स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध ये बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 108वां, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे?
तो स्वामी सहजानंद ये दोस्तों बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बिहार में किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? वो जुड़े थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। देखिए, राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इसका संबंध वारेन हेस्टिंग से था। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर दोस्तों कुछ संधि दे रखी है, उनकी डेट दे रखी है, तो इनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या फिर घेरे की नीति, ये दोस्तों 1765 से 1813 के बीच चली। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 57 तक। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक। और बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947 तक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त कर दिया था? तो ये की थी वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने समाप्त की थी। देखिए, अगला प्रश्न है, लॉर्ड बैरेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड बैरेजली की जो सहायक संधि थी उसको किसने स्वीकार किया था सर्वप्रथम? मराठा पूछा हुआ है, तो वो थे पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव सेकंड थे। देखिए अगला प्रश्न, यह है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। दोस्तों, महारानी विक्टोरिया को भारत की शासक कब नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था 1858 के अधिनियम के तहत। 1858 में 1857 की क्रांति के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन यहाँ से हट गया। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी की जो एसोसिएशन है उसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा, इसकी स्थापना की थी WC बनर्जी ने। किसने की थी? WC बनर्जी ने। दोस्तों, इसमें से आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रसार करना था। तो याद रखिए, तैयब जी ने की थी और KT तेलंग ने की थी और फिरोज शाह मेहता ने की थी, इन्होंने नहीं की थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्हें दोस्तों सिविल सर्विसेज से कब हटाया गया था? तो याद रखिएगा, 1874 ईस्वी में हटा दिया गया था, 1874 में। देखिए दोस्तों, इसके बारे में
सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में पद से हटाया गया था। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राममोहन राय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राजा राममोहन राय। देखिए अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो ये दोस्तों इस प्रश्न विवादित है। कैसा है? विवादित। देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 ईस्वी में बी राघवचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चालू द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पर 1884 ऑप्शन में नहीं है, तब इसलिए विवादित ये प्रश्न रहा था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि थे? 72 थे। कितने थे? 72। 1885 में हुआ था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 122। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये 1885 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 123वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। हम देख के आए हैं 1885 ईस्वी। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो कौन थे संस्थापक? वो एक असैनिक सेवक थे। कैसे से? असैनिक सेवक थे। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यह हुआ था मुंबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने मात्र एक बार की थी 1924 में। कहाँ की थी? बेलगांव कर्नाटक की। दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर बात कर ली जाए आपको कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वे थी एनी बेसेंट। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी तक प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थीं। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थी।
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 27वां अधिवेशन ये दोस्तों 1912 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बांकीपुर, बिहार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मुधोलकर ने की थी। आर.एन. मुधोलकर ने की थी। देखिए, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक लिखी है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। देखिए दोस्तों, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था सर सैयद अहमद ने। सर सैयद अहमद ने कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद। देखिए, 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो यह लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। किसने लिखा था? कर्जन ने। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है हमारा, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, कौन सा वायसराय था उसके कार्यकाल में बहादुर और खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधियां मिलनी प्रारंभ हो गई थी? तो वो थे लॉर्ड लिटन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। देखिए दोस्तों, देखिए, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? तो अधिकतर नरमपंथी नेता ये शहरी क्षेत्रों से थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों से थे। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी इनमें से कौन नहीं था? तो वो नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक आपको पता है गर्म दल के नेता, ऊधम सिंह ये सभी गर्म दल के नेता, और मदन मोहन मालवीय, मदन लाल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज, याद रखिएगा, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में पुणे में हुई थी। 1905 में पुणे में, और ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, 1905 में
1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, रजनी पाम दत्त ने कहा, रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा है? तो कौन सा राजनीतिक गठबंधन था जहाँ पर वे साम्राज्यवाद भी लड़ते थे और सहयोग भी करते थे? तो याद रखिएगा, वो थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इसके बारे में कह रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो ये कब आया गर्मपंथी, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है गर्मपंथियों के हाथों में कब पहुंचा? तो वो पहुंचा 1914 के बाद। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1914 के बाद। देखिए, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे तब। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक आप सभी को पता है, इन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों कब जानने लगे थे? तो इसमें हमारा आंसर दे रखा है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। चलिए दोस्तों, व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्रदान हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो याद रखिएगा, कोई एक घटना नहीं थी, यानी कि अनेक घटना घटित हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? दोस्तों, गर्म दल की चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी, तो कौन सा नेता था जो गर्म दल से संबंधित था? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, अरविंद घोष। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। दादा भाई नौरोजी हैं, एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ये दोस्तों ये सभी नरम दल के नेता थे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 1906। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? यानी कि दोस्तों कौन इनमें नरम दल नहीं था, यानी कि गर्म दल का था? तो आप सभी को पता है, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, बाल गंगाधर तिलक। ये तो सबसे ज़्यादा गर्म थे, यानी कि गर्म दल के नेता थे, ये नरम दलीय नहीं थे। दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, एम.जी. रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ये सभी तो दोस्तों नरम दल के नेता थे। यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, तब आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, यानी कि दोस्तों कांग्रेस के नरम दल थे, उनकी क्या पद्धति थी? तो उनकी पद्धति क्या थी? रजामंद आंदोलन। रजामंद आंदोलन यानी कि आराम से करना, सहयोग से करना, सबकी समझदारी से करना, ये इनका उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, रजामंद से आंदोलन करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं इनके बारे में। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति रजामंद आंदोलन, अर्थात प्रशासक में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता संपन्न करना था। अगला प्रश्न है, शेर-ए पंजाब। दोस्तों, पंजाब का शेर के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो पंजाब के शेर कौन थे? लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी हमारे प्रश्न में, हमारे
एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि पंजाब के शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, तब आपको आंसर क्या लगाना है, लाला लाजपत राय। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ये तो हमारा हो गया शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय। देखिए अगला प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है। अभिनव भारत, दोस्तों अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो वो है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ये अभिनव भारत से संबंधित है। देखिए इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत। अभिनव भारत, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और ये नासिक महाराष्ट्र में हुई थी। दोस्तों स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। बी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तन हो गई। तो याद रखना ये पहले स्थापित हुई थी 1899 ईस्वी में मित्र मेला के नाम से। समय के चलते बढ़ते हुए 1904 में इसे अभिनव भारत का नाम दे दिया गया था और ये नासिक में हुई इसकी स्थापना, महाराष्ट्र में। संस्थापक थे बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कितना इम्पोर्टेंट है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, ये 1908 में किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1908। देखिए दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। याद रखिएगा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या की थी इसमें। तो याद रखेंगे 1908 में बम फेंके गए थे 30 अप्रैल को। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इनमें से दोस्तों कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जो राष्ट्रवादी नहीं है। तो दोस्तों वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। द हिंदू राष्ट्रवादी था, दी मेहरत्ता ये भी राष्ट्रवादी था, बंगाली भी राष्ट्रवादी था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट। देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, दी मेहरत्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो वो थी यंग इंडिया ये नहीं जुड़ी थी। देखिए इसके बारे में, यंग इंडिया के बारे में, यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ क्या है, समाचार पत्र हैं, इनके संपादक के नाम बताने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। पहला है हमारा द हिंदू। द हिंदू के कौन थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर से। केसरी को तो आप सभी को पता है, वो थे बाल गंगाधर तिलक।
बंगाली के कौन थे दोस्तों? बंगाली के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के थे गंगा प्रसाद वर्मा। हिंदुस्तान वर्मा, सॉरी, बंगाली के थे हिंदुस्तान गंगा प्रसाद वर्मा। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, द हिंदू के कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के ये थे बाल गंगाधर तिलक। और बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गंगा प्रसाद वर्मा। और हिंदुस्तानी के थे ये थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों इनके नाम दे रखे हैं, एक बार देख लेते हैं, वहाँ पर कन्फ्यूजन था कुछ। देखिए, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू की गई थी। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो याद रखिएगा, 1916 में कहा था। तिलक राजनैतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी, तो उसे कहते हैं मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। देखिए, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके पिता पारसी थे। सोरावजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो इन्होंने कहाँ पर फहराया था? ये फहराया था स्टुटगार्ड में फहराया था झंडा। देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये फहराया था स्टुटगार्ड में, 1907 में फहराया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है यहाँ पर, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना हुई उसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखिए, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। देखिए, बंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग के बाद, बंग और भंग
सॉरी बंग और भंग के बाद यहाँ पर कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी। देखिए ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 1911 में। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इससे जोड़ दिया गया था। देखिए कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था 160वां प्रश्न है। तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था स्वराज प्रस्ताव का? तो इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी राइट आंसर है, स्वशासन सुनिश्चित करना। देखिए इसके बारे में, कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस में कब से शुरू हो गई? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, यानी कि सभी पर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने कहा था? तो ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों W.W. हंटर ने। W.W. हंटर जी कहते हैं कि अगर भारत में मुसलमान खुश और संतुष्ट होंगे तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यानी कि ब्रिटिश शक्ति ज़्यादा बच पाएगी, ये W.W. बनर्जी कहते हैं। देखिए W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, देश की उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी
तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। अगला प्रश्न है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो करजन वायली की हत्या के विरोध में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो ये दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दिया। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई थी। 17 अगस्त 1909 को जुलाई में हत्या की गोली मारकर, उन्हें 17 अगस्त को फांसी लग गई थी 1909 में। देखिए अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ये कब की है? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 167वां, न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन है? तो ये लेखक कौन है इसके लेखक हैं अरविंद घोष। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है यहाँ पर प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो एक तो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और एक और थे। देखिए दोस्तों, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ से सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो वो कौन थे? भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर है, भगत सिंह। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो ये पंक्ति किसने लिखी है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने। देखिए, उपरोक्त गजल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने की थी। दोस्तों, यहाँ पर हमने गलत बोल दिया था, याद रखिएगा। बिस्मिल है यहाँ पर, इनका पूरा नाम है अजीमाबादी बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद साहब मोहम्मद हसन था। वो वर्ष 1901 में पटना से 30 किमी दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। ये गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? तो उपयुक्त में से यहाँ पर कोई भी नहीं है। अभी आपको हमने बताया कौन थे, तो वो थे बिस्मिल। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा आप सभी को पता है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भगत सिंह। देखिए,
इंकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की, किंतु पहली बार इस नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को इनको फांसी कब दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है यहाँ पर, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? यानी कि सरकार के विरोध असेंबली में जब बम फेंका तब भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। दोस्तों, अनुशीलन समिति यह एक क्रांतिकारी संगठन था। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना ये की थी सचेंद्र नाथ सान्याल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सचेंद्र नाथ सान्याल। देखिए, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचेंद्र नाथ सान्याल ने की थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सूर्य सेन। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित था? तो ये से सूर्य सेन। कौन थे? सूर्य सेन संबंधित थे। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन ये किया था अरविंद घोष ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। देखिए दोस्तों, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 180वां, गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना ये हुई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। देखिए दोस्तों, गदर क्रांति छिड़ने से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम महायुद्ध, जिसे हम विश्व युद्ध कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना ये हुई थी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। इसे अमेरिका एवं कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसकी चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं, वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बार बार पढ़ चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। यानी कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था सी राजगोपालाचारी ने। किसने कहा था? सी राजगोपालाचारी ने। देखिए, सी राजगोपालाचारी की मान्यता थी
कि स्वराज जन सामान्य हेतु होना चाहिए, ना कि केवल कुलीन एवं अभिजात्य वर्ग के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है CR दास ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है CR दास। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास CR दास थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। देखिए, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 188वां, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1906 में, तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? 189वां प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये दोस्तों की थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है, नवाब सलीमुल्लाह खान। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों ने शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी? तो ये की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग होगा मुसलमानों के लिए। देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो किस अधिनियम ने पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो वो अधिनियम था कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मार्ले सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? किसका योगदान नहीं था होम रूल लीग मूवमेंट? तो याद रखिएगा, वो नहीं थे। कौन? TS आलकॉट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, TS आलकॉट। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थे और M सुब्रमण्यम अय्यर थे। देखिए, TS आलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। M सुब्रमण्यम अय्यर ने भी एनी बेसेंट के लिए होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो दोस्तों याद रखना, ये कब कर सकते? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में कर सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो दोस्तों ये नियुक्त किया था 1917 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1917। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्यों द्योतक था?
तो इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो वो था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नुआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो नुआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो वो थे प्यारेलाल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्यारेलाल। देखिए नुआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। देखिए निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, वो था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। कौन सा कॉलेज है जहाँ पर गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो वो था श्यामल दास कॉलेज भावनगर। श्यामल दास कॉलेज भावनगर। देखिए महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत इन्होंने भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से विधि लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। तो कौन सा था जिसमें उन्होंने सवेज्ञा अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था, तो वो था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन 1917 भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग भी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो दोस्तों वो कौन थे, वो थे राजकुमार शुक्ल। कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। देखिए राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। शुक्ल ने वर्ष 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण के किसानों के शोषण की कहानी सुनाई एवं गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया। तो ये किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो जो चंपारण है वह इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी को किसने आकर्षित किया था, तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो सत्याग्रह आंदोलन ये दोस्तों कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, बिहार में चंपारण में। कहाँ पर हुआ था, चंपारण में। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। उपरोक्त घटनाओं में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा लिया कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा,
बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो वो किया था दोस्तों 1917 में चंपारण में। कहाँ पर किया था? चंपारण में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने के वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इसकी रचना किसने की? तो दोस्तों इसकी रचना की थी दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर को हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में दोस्तों हम अगले चैप्टर को हल करेंगे। दोस्तों यहाँ से हल करेंगे 208 प्रश्न से इस क्लास को शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।